हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं झारखंड टेट के साइंस सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रही थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 जो है वो कंप्लीट समाप्त हो चुका है इसमें साइंस वाला में। आज से हम अध्याय 3 शुरू करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर आस और पास के वस्तुएं पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक है सजीव से संबंधित कि सजीव का वर्गीकरण, सजीवों का वास स्थान, सजीव जगत, है ना। तो सबसे पहले आज जानेंगे कि आखिर जो सजीवों का वर्गीकरण है, सजीवों का वास स्थान है, सजीवों का जगत है ना, किसी भी जीव जगत का, जैसे प्लांट किंगडम जगत, पादप जगत, जंतु जगत। तो सबसे पहले सजीव के बारे में डिटेल जानते हैं, उसके बाद ही मैं सजीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर सजीवों का वासस्थान और फिर सजीव जगत। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ सजीव के बारे में जानेंगे कि आखिर जो हमारे आसपास की वस्तुएं देखते हैं, जैसे जानवर हो गया, वृक्ष हो गया, बस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, बादल, ट्रक इत्यादि जो देखते हैं, जो भी वस्तुएं देखते हैं, तो हमें कुछ पता है कि ये कुछ वस्तुएं जो है सजीव होते हैं और कुछ वस्तुएं निर्जीव होते हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट कारण है ना, विशेष लक्षण है जो कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं से अलग करते हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि सजीवों में जो है इस मतलब सजीव वाला टॉपिक में कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव जो है श्वसन करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और सजीवों में इंद्रियां होती है। फिर सभी सजीव जो है गति करते हैं, सजीवों में प्रजनन होता है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में मृत्यु होती है। और कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। तो अध्याय के बिल्कुल अंत तक बने रहें। आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन में छूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि बिल्कुल 100% जो है वो कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगी, जो भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो समझ गए कि सजीव पहले कौन होते हैं। जो भी आसपास की वस्तुएं हैं वो सजीव और निर्जीव में है। कुछ वस्तुएं सजीव होते हैं, कुछ वस्तु निर्जीव होते हैं, लेकिन कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव को और सजीव को, विशेष लक्षण के कारण उन दोनों को अलग करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होगा कि सभी सजीव जो है वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और सभी भोजन जो है सजीव भोजन से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। जो भी हम भोजन करते हैं उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ताकि जो भी हम कार्य करते हैं कार्य करने में मदद करें। ठीक है, ऊर्जा से जो उनकी, और फिर ऊर्जा क्या करते हैं? जो उनकी, देखिए सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जो उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है। सजीव हो गया जीव जंतु। लेकिन पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु जंतु या प्राणी ऐसा नहीं करते हैं। वो अपना भोजन जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं, जबकि पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं, भोजन वो खुद बनाते हैं। ठीक है, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण देखेंगे कि सभी सजीव जो है श्वसन करते हैं। ठीक है, श्वसन यानी कि सांस लेना, ऑक्सीजन जीव जंतु क्या करते हैं? मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो सजीव होने का दूसरा लक्षण यह भी है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, श्वसन क्रिया करते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है एवं छोड़ता है। मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं 1 मिनट में। वयस्क मनुष्य विराम अवस्था में लगभग 15 से 18 बार। ये भी इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा कि 15 से 18 बार। इसके अलावा गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में
एक जैसा नहीं होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। या कहने का मतलब है जो भी श्वसन क्रिया होती है सभी जंतुओं में अलग अलग अंग से होते हैं। जैसे मनुष्य में कैसे लेते हैं, फेफड़े से, है ना, श्वास लेना और छोड़ना। लेकिन कुछ अलग अलग जंतु हैं जो गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में होते हैं, जो तालिका दिया हुआ है। कुछ जंतु है और उनके श्वसन अंग है, यह याद करना है इस टेबल को। जैसे मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि, ये क्या करते हैं, फेफड़े यानी कि फुसफुस से वो उसका श्वसन अंग है ना। श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। जबकि मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट में जो है वह ट्रेकिया के माध्यम से। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कॉकरोच का जो है श्वसन अंग क्या होगा, तो सामान्यतः हम लोग समझेंगे कि ये सजीव है तो फेफड़े से लेगा। लेकिन सभी प्राणी के, सभी जंतुओं के जो है वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। किसका अलग है ये आप कॉलम में देख सकते हैं और आप इसको याद कीजिए। मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट का क्या है, ट्रेकिया है। केचुआ में क्या है, त्वचा, है ना, त्वचा से। केचुए की त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है। मेढक में क्या होता है, फेफड़े और त्वचा दोनों से होते हैं, है ना, लंग्स और स्किन से। ऑक्टोपस मछली में क्या होता है, गिल, यानी कि मछली में गिल या फिर क्लॉम। वेल या फिर वेल्फिन, ये क्या, डॉल्फिन, वेल डॉल्फिन फेफड़े या नासा द्वार या फिर वात छिद्र से। ठीक है। वेल और डॉल्फिन क्या करते हैं, ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें, है ना। समय समय पर यानी कि कुछ समय बाद वो पानी से बाहर निकलते हैं। जैसे कि पानी को ऊपर उठते हुए हम लोग देखते हैं, ये वास्तव में जो है वो स्वच्छ वायु लेने के लिए वो समय समय पर पानी से ऊपर उठते हैं, वेल और डॉल्फिन। तो इस प्रकार से अलग अलग जंतु के अलग अलग श्वसन अंग है, जो कि इस तालिका में हम लोग देखें। सभी सजीव श्वसन करते हैं और उनके श्वसन करने का अंक भी क्या है, अलग अलग है। अब तो ये जंतु या मनुष्य में हो गया, लेकिन पेड़ पौधे कैसे श्वसन करते हैं, है ना, कैसे वो सजीव होते हैं। तो पौधे में जो है गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से कहाँ से होती है, पत्तियों से होती है। क्योंकि पत्तियों में जो है वो उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर चले जाती हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। परंतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः ऑक्सीजन लेते हैं मनुष्य में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, कब होती है, दिन में होती है। जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में होती है ना। और ये जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, जो हमें सांसें ले रही है, प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। यानी कि ये यहाँ पर देखिए कि ये जो पत्ती है, ठीक है, पत्तियों में रंध्र होती हैं, छोटी छोटी छिद्र होते हैं, जिसमें से ये द्वार कोशिका के माध्यम से जो है ये क्लोरोफिल इस पत्तियों में है। द्वार कोशिकाओं के रंध्र के बीच में, पत्तियों के एपिडर्मिस पोर्शन पर। तो ये क्या करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं भोजन बनाते हैं और इस प्रकार से इन छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। फिर वही वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये पेड़ पौधा लेते हैं। इनको प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और, है ना, जल की, सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जिस दौरान पे एक प्रकाश संश्लेषण में एक लास्ट रिएक्शन आता है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम लोग जो है श्वसन क्रिया में लेते हैं। ये दूसरा लक्षण था। तीसरा लक्षण देखते हैं सजीवों में कि सभी सजीवों में जो है वह उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कहने का मतलब जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकलना ही क्या है, उत्सर्जन है। जैसे कि मल मूत्र हो गया, पसीना हो गया, ये सभी क्या है, हमारे शरीर में उत्सर्जन है। तो इन हानिकारक पदार्थ को निकलना ही, अपशिष्ट पदार्थ को सजीवों के शरीर से निकलना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलता है
उसे ही क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। अब जंतुओं में जो है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मल मूत्र के रूप में होता है। जंतुओं में उत्सर्जन अंग क्या है, वृक्क है ना, ये अंक पूछ रहा है, लेकिन उत्सर्जन मुख्य रूप से क्या है, मल मूत्र के रूप में ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। और उसका प्रमुख अंग क्या, उत्सर्जन अंग किडनी है ना। किडनी क्या करते हैं, जो रक्त को छानने का कार्य करते हैं और मूत्र को बाहर निकालने के मूत्राशय में जमा करते हैं। जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं, यानी कि श्वास के माध्यम से भी जो भी अपशिष्ट गैस है उसको बाहर निकालते हैं। जो भी अपशिष्ट धूल उसको भी अपशिष्ट गैस के रूप में बाहर निकालते हैं। फिर है मनुष्य का पसीना, श्वेत भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन पक्षी जो है वो बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। जैसे मनुष्य में हो गया ना मूत्र एवं मल, तो उस प्रकार पक्षी में क्या है, अपशिष्ट पदार्थ बीट है ना, बीट बाहर निकालते हैं, इसको बीट कहते हैं। जो भी मल मूत्र होता है बीट पक्षियों में। पौधे में हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, तो पौधे में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पौधे में इन पदार्थों को ये स्राव के रूप में बाहर निकालते हैं, या फिर इन पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर देते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचे, है ना। जैसे एक्स्ट्रा जितना प्लांट की आवश्यकता है जल को वह जल प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर जो भी एक्स्ट्रा जल होता है वो वाष्पोर्जन की ट्रांसपिरेशन की क्रिया के दौरान वो जो है वो जल को बाहर निकाल देते हैं। तो यह क्या है, अपशिष्ट एक प्रकार का प्लांट में है। इसके अलावा जो भी गोंद के रूप में है ना इकट्ठा हो जाते हैं पदार्थ, ऐसे होते हैं कि कुछ इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचाए, है ना। तो पौधा भी क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जैसे वो गोंद के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, अतिरिक्त जल को और ट्रांसपिरेशन के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, ठीक है। अब चौथा देखते हैं विशिष्ट लक्षण, कि सभी सजीव जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन का कहने का मतलब है, उद्दीपन हो गया जैसे कि कोई गर्म वस्तु को छुए, गर्म वस्तु हो गया, है ना, गर्म वस्तु हो गया, ठंडा वस्तु हो गया, रोशनी हो गया। अब जो गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम से अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, तो ये पीछे खींचना ये क्या है, उद्दीपन क्रिया। उद्दीपन जैसे गर्म वस्तु हो गया, अब उद्दीपन के प्रति जो भी क्रिया करते हैं हाथ पीछे करना, वह क्या हो गया, अनुक्रिया। तो सभी सजीव में क्या होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि हमारे जो भी हमें अपने आसपास होने वाले परिवर्तन को देखते हैं, है ना, कि किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। वह प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहेंगे। इसको उदाहरण से हम लोग स्पष्ट समझते हैं कि जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो जो गर्म वस्तु है वह क्या है, हो गया उद्दीपन हो गया, और हम अपना हाथ को खींचना क्या कहलाएंगे, अनुक्रिया, है ना। फिर कॉकरोच रोशनी देखकर छिप जाना, तो रोशनी हो जाएगा इसमें क्या, उद्दीपन, और छिप जाना क्या हो जाएगा, अनुक्रिया, है ना। उसके प्रति उद्दीपन को देखकर वह अपने प्रेरित करते हैं अनुक्रिया करने के लिए। फिर दूसरा उदाहरण और देख सकते हैं कि अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाना। सूरज के छिपने के बाद कुछ फूल बंद हो जाते हैं। छुई मुई यानी कि गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां जो है छूने पर सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि उपरोक्त उदाहरण में उद्दीपन कौन है, अनुक्रिया क्या है। तो जैसे गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना तथा पत्तियां छूना, जबकि अनुक्रिया क्या है, हाथ पीछे खींचना, कॉकरोच का छिपना, मुंह में पानी आना, फूल का बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना। तो इस प्रकार से हो गया। अब पांचवा इसका लक्षण देखते हैं सजीवों का, कि सजीवों में जो है वो इंद्रियां होती है। इंद्रियां कहने के मतलब, जंतुओं में 5 इंद्रियां होती है। जंतुओं में 5 इंद्रियां होती है। वह इंद्रियां है आँख,
है ना। कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियाँ याद रखना है। आँख क्या करते हैं? देखने के लिए। कान क्या है? सुनने के लिए। नाक है सूंघने के लिए। जीभ है स्वाद के लिए। त्वचा क्या है? महसूस करने के लिए। अब विभिन्न जंतुओं में अपनी इंद्रियों का प्रयोग जो है वो विभिन्न कार्य करने के लिए करते हैं। जैसे कुछ एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से कि चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचानते हैं। यानी कि चींटियां जो है वो समूह में रहने वाले जंतु हैं, तो अपने समूह की पहचान कैसे करते हैं? तो उनके गंध से, जो छोड़ी गई गंध है उससे पहचान कर लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े को उनके गंध से पहचान कर लेते हैं कि कुछ कीड़े मादा कीड़ों को कैसे पहचानते हैं? तो उसके गंध से पहचान लेते हैं। जैसे कि रेशम का कीड़ा, इसका उदाहरण याद रखना, रेशम का कीड़ा। कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुने ज़्यादा है अपने शिकार को देखने के लिए। ठीक है। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग-अलग चीज़ों को देख सकते हैं। यानी कि चूँकि हम लोग ज्ञान इंद्रिय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा अलग-अलग जो विशेषताएँ हैं, मुख्य अंतर है, वो बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना। बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। यानी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ 100% कंटेंट है, आप विश्वास के साथ पढ़िए। जो भी टॉपिक से संबंधित है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। ठीक है। तो पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग-अलग चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ जो है वो आँखें होती हैं, परंतु इनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। पक्षियों के जो है वो पुतली घूम नहीं सकती है, लेकिन एक ही वक्त में जो है वो 2 अलग-अलग चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि इनके सिरे के दोनों तरफ आँखें होती है, इनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती है, परंतु इनकी आँखें की पुतली घूम नहीं सकती है ना? जैसे हम लोग आगे पीछे भी घुमा के देख सकते हैं, ये पक्षी नहीं देख सकते, उनके आगे पीछे ही 2 आँखें होती हैं। ये अपने गर्दन को घुमाकर अपने आस-पास देखते हैं, है ना? इसीलिए पक्षी बार-बार देखिएगा कि इधर-उधर घूमते रहता है, क्योंकि वो अपने अगल-बगल की चीज़ों को नहीं देख पाते, है ना? इसलिए बार-बार देखने के लिए आगे-पीछे करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। परंतु उल्लू की आँखें चेहरे के सामने होती हैं। पक्षी में हम लोग क्या देखें कि इनके सिरे के दोनों तरफ आँखें होती हैं और ये घुमा नहीं सकते हैं बार-बार पुतले को इधर-उधर, इसीलिए घुमाकर अपने आस-पास को देखते हैं। लेकिन उल्लू क्या है, उसके आँखें जो है वो चेहरे के सामने होते हैं। जबकि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ जानवर के नहीं। हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है। सांप सुन नहीं सकता है, परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। ये हो गया पॉइंट कि सांप जो है वो सुन नहीं सकता है, परंतु जमीन पर जो भी कंपन हो रहा है उसको महसूस कर सकता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं ना। हम में अंधेरे में भी हम लोग सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, फिर भी मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। क्यों? हमारे शरीर के पसीने की गंध से या फिर तलवे की गर्मी से जो है हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान कर लेते हैं, जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, है ना। जो भी मलमूत्र है, कुछ जानवर मलमूत्र की गंध है उसके द्वारा पहचान लेते हैं। मेढक क्या करते हैं? मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात्रिचर यानी कि रात में जगने वाले जानवर एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू और रेगिन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रात्रिचर वाले जंतु जो है किस रंग को देख पाते हैं, तो केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू और रेगुन आदि। ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद रखना है। अब इसका 6 पॉइंट देखते हैं, यानी कि छठा गुण लक्षण कि सभी सजीव जो है वो गति करते हैं। गति कहने के मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, चलने का। कुछ जंतु जैसे चलते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, इन जानवरों को अलग अलग गतियाँ करती है ना। कुछ जानवर चलते हैं। अब सजीव जो है गति करने के लिए अलग अलग गतियों करने के लिए इनमें कई प्रकार की जो है संधियाँ होती है। संधियाँ कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक अस्थियों आपस में जोड़ती है, उसी जगह को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, जहाँ पर जॉइंट है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ मुख्य संधि है, जो कि उनको गति या मूवमेंट करने के लिए सहायता करती है ना। 4 मुख्य संधि बताऊंगी, जो कि हमारे शरीर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। पहला है कंदुक या फिर खल्लिका संधि, इसको कहते हैं। इस प्रकार की संधि में जो है वो सभी दिशाओं में गति करते हैं। कंदुक में
वो कौन सी ऐसी जगह है जो हमारे शरीर को गति करने के लिए सभी जगह चारों ओर गति करने में सभी दिशाओं में गति होती है। यह संधि कंधे एवं कुल्हे में पाई जाती है। कंधे और कुल्हे की गति जो है वह सभी दिशाओं में गति करते हैं, जबकि हिंज या फिर जिसको कब्जा कहते हैं हिंज संधि, तो इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति करते हैं। यह संधि कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है ना, आगे या पीछे एक ही दिशा में होगी। अचल संधि क्या होगी? इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होगी। यह हमारे तो यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सिर में पाए जाते हैं, है ना, सर में। चौथा है धुराग्रय खूंटी संधि। इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की गति होती है और यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। धुराग्र संधि, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि धुराग्र सभी दिशाओं में गति करते हैं। तो गति यानी कि जंतुओं में गति का क्या कारण है कि उसमें संधियाँ होती है और ये संधियाँ मुख्य संधि जो है 4 प्रकार के कंदुक, हिंज और अचल और धुराग्र, है ना। और इसके अलावा उल्लू जो है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कुछ जंतु रेंगते हैं जैसे केचुए, सांप आदि। केचुआ पेशियों एवं सुख की मदद से रेंगता है। केचुआ क्या करते हैं? पेशियों एवं सुख की मदद से रेंगता है और सांप पेशियाँ एवं वलय यानी कि छल्लों की मदद से, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ जंतु रेंगते हैं जैसे केचुआ और सांप। तो केचुआ में जो है वो पेशियाँ एवं सुख की मदद से रेंगते हैं, जबकि सांप पेशियाँ एवं वलय छल्लों की मदद से रेंगते हैं। कुछ जंतु उड़ते हैं जैसे पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग एवं एमू पक्षी उड़ते नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ पक्षी उड़ते हैं लेकिन कुछ पक्षी नहीं उड़ते हैं। इसका नहीं में से शुतुरमुर्ग और एम पक्षी याद रखना है, लेकिन ये काफ़ी तेज गति से भाग सकते हैं। उड़ते नहीं लेकिन ये काफ़ी तेज गति से जो है वो भाग सकते हैं। कुछ जंतु तैरते हैं जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। किस कारण तैरती है? तो धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण जो है वो तैरती है। बत्तख अपने जालयुक्त पदांगुलियों के कारण तैरती है। मेढक भी पदांगुलियों के कारण तैरता है। कुछ जंतु फुदकते हैं जैसे मेढक, ठीक है। कुछ जंतु चलते भी है, चढ़ते भी है और उड़ते भी है जैसे कॉकरोच। ये क्या करते हैं? तीनों चलते हैं, चढ़ते हैं और उड़ते हैं। पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाना ताकि उनमें गति को दर्शाता है। अब इसका 7वां प्रजनन का ये सजीवों में लक्षण देखते हैं। विशिष्ट लक्षण कि सजीवों में जो है वो प्रजनन होता है। प्रजनन कहने का मतलब जो अपने समान जैसे संतति उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। वे जंतु जिसके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। और कुछ जंतु जो है अंडे देते हैं, तो इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं जो बच्चे को देते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी। और वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंड प्रजनक कहा जाता है, जैसे पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली आदि। ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं, है ना। सजीवों में प्रजनन होती है तो कुछ जंतु बच्चे को देते हैं जिसको जरायुज कहते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं उसको अंड प्रजनक कहते हैं, है ना। जो बच्चे देने वाले उनके शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उन्हें बच्चे देते हैं। लेकिन अंडा देने वाले कान दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, अंड प्रजनक कहलाते हैं। चमगादड़ और व्हेल की बात करें तो चमगादड़ और व्हेल जो है मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती है। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती है। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। यानी कि स्तनधारी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं, ठीक है, तो उसे स्तनधारी जीव कहते हैं। कुछ जंतु जो है उसके बच्चे को क्या कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक तालिका दिया हुआ है ना, सारणी जीव और उनके बच्चे। कुछ नाम जैसे जीव हो गया कपी, उनके बच्चे को क्या कहेंगे? बच्चा। चमगादड़, कुत्ता, सौक, उसके बच्चे को क्या कहेंगे? पिल्ला, पिल्ली। भालू, साउके। पक्षी या फिर पेंगुइन, चूजा। तितली, कैटरपिलर।
ऊँट, हाथी, जिराफ या तो इसका क्या हो जाएगा बछड़ा और बछिया। कौवा का बच्चे को क्या हो जाएगा चूजा। मेढक के बच्चे को क्या हो जाएगा टिटपोल। बाज यास, घोड़ा या जेबरा उसको हो जाएगा बछेड़ा या बछड़ी। कंगारू का जोयू, जो देखिए अलग दिख रहा है आपको याद करने में कठिन हो रहा है, उसको एक से दो बार पढ़िए ताकि आपको याद हो। कंगारू, जोयू, बंदर, शिशु, खरगोश, बन्नी, भेड़, मेमना, शेर, शावक। तो इस प्रकार से कुछ जीव जो है उनके बच्चे का कुछ विशिष्ट नाम था तो याद करना है। अब जो है पौधे में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा, तो सजीवों में तो जान गए कि बच्चे या अंडे देते हैं, लेकिन पौधा में क्या होता है प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होती है ना। कोई भी पौधा लगाते हैं तो क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग बीज लगाते हैं, बीज से ही नहीं पौधे बनते हैं, परंतु उनमें निम्न तरीके से भी प्रजनन होते हैं। सामान्यतः बीजों से हम लोग जानते हैं, लेकिन ये निम्न तरीकों से भी क्या होता है प्रजनन का होता है। जैसे हम लोग साइंस में भी प्रजनन की विधियाँ पढ़ेंगे लैंगिक और अलैंगिक में, जिसमें अलैंगिक में कलम के द्वारा, कलम यानी कि जो भी उसका तना होगा उसको काट के लगाने से उसको कलम कहते हैं ना, कलम के द्वारा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा गुलाब के, यदि तना को काट के लगाएंगे तो वह फिर से वो नए गुलाब के पौधे निकल आते हैं, तो इस प्रकार से प्रजनन हुआ। फिर कलिका यानी कि आँखें द्वारा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आलू। पत्तियों के द्वारा तो ब्रायोफिलम या फिर पतरचट्टा। जड़ द्वारा इसका हो जाएगा शकरकंद। यानी कि कहने का मतलब जो भी जनन में हम लोग अलैंगिक विधि देखते हैं वह भी पेड़ पौधे में जनन की विधि हो गया लैंगिक अलैंगिक, है ना। अब 8वां इसका गुण देखते हैं कि सजीवों में जो है वह वृद्धि होती है। सजीवों में क्या होती है वृद्धि होती है। ये जैसे एक है ना शिशु जन्म लिया तो उस शिशु से फिर एक वयस्क मनुष्य कैसे बना, तो एक निश्चित वृद्धि होती है। सजीवों में जो एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि अब एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है और एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है ना। एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है और जंतुओं में एक छोटा नवजात शिशु वयस्क हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं कि सजीवों में जो है वह वृद्धि हो रही है। और इसका 9वां गुण है और ये आज का लास्ट गुण है सजीवों में, और कि सजीवों में मृत्यु होती है ना। एक निश्चित वृद्धि हुआ, एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि हुआ, अब उस निश्चित आयु के बाद जो है वह सजीव मर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सजीव के हम लोग विशिष्ट लक्षण देखिए। जो भी हमें आसपास की वस्तुएं हैं, कुछ सजीव है कुछ निर्जीव है, उसको अलग करने की कुछ विशिष्ट लक्षण था जिन्होंने हम लोग देखे। कुल टोटल जो है 9 लक्षण देखे कि सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है, सजीवों में श्वसन होती है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में इंद्रियां होती है, सभी सजीव गति करते हैं, सजीवों में प्रजनन होता है, सजीवों में वृद्धि होती है और फिर सजीवों में मृत्यु होती है। इसके अलावा मैं कुछ प्रश्न को देख लेती हूँ ताकि जो है जो भी हम लोग पढ़े हैं वह प्रीवियस ईयर में किस टाइप से पूछा जा रहा है। कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, पहला क्वेश्चन है। तो केवल दिन में, है ना, लेकिन श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफेद रंग ही दिखता है, तो किसमें, जो कि रात्रिचर थे, है ना, रात्रि में दिखने वाले। इसका उदाहरण था उल्लू और रेगुन यानी कि दोनों। तीसरा प्रश्न है कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वे अपने समूह के जीवों को उनके गंध की पहचान कर लेते हैं। उनमें रेशम का कीड़ा भी है। रेशम का कीड़ा निम्न में से किसको उनकी गंध से पहचान लेता है, तो मादा कीट को। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम लोग थ्योरी पढ़े और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन स्तनधारी है, तो स्तनधारी कौन होते थे, जो कि अपने बच्चे को जन्म देके दूध पिलाते थे, है ना। इसमें इसका उदाहरण हो जाएगा चमगादड़, सील, व्हेल, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो स्तनधारी जंतु है। 5वां क्वेश्चन है पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिरे के दोनों तरफ क्या होती है, आंखें होती है, और निम्न में से किस पक्षी की आंखें जो है सिर के दोनों तरफ नहीं होती है। सामान्यतः लक्षण क्या है कि उनके 2 अलग अलग चीजों को देखने के लिए उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है,
लेकिन किस पक्षी की आँखें सिर के दोनों तरफ नहीं होते हैं? तो हम लोग इसका एक देखे थे, उल्लू की आँखें जो है वो बिल्कुल सामने होते हैं। उल्लू के दोनों तरफ आँखें नहीं होती हैं आगे पीछे में, वो क्या सिर के सामने होते हैं, है ना? तो इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 6 है, निम्न में से किस प्रतिक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना? प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, पत्तियों के क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन, जल एवं खनिज लवण, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। 7 क्वेश्चन है, केचुआ किस प्रकार के किसके द्वारा शोषण करता है? तो देखे थे हम लोग कि उसका शोषण अंग क्या था केचुआ का? त्वचा और, है ना, सामान्यतः त्वचा और क्या था केचुआ में, है ना, शोषण अंग यहाँ पे जो देते केचुआ में त्वचा, ठीक है। इसके अलावा 8 क्वेश्चन है, सभी जीवों, पेड़ पौधे और जंतुओं में कौन सी समान प्रतिक्रिया पाई जाती है? सभी जीवों एवं पेड़ पौधे में, तो वो प्रजनन और श्वसन, है ना। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 9, पक्षियों की आंखें क्या होती है? स्थिर होती है, इसीलिए वो अपने सिर को आगे पीछे इधर उधर घुमाते रहते हैं। 10 है, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? तो कोहनी और घुटने में, है ना। 4 संधि, विशेष संधि मुख्य संधि बताए थे, जिनमें से आप उसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि हम लोग इस अध्याय में जो भी अभ्यास का प्रश्न उत्तर था और थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके अलावा में नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा सजीवों का वर्गीकरण या फिर सजीवों का वासस्थान देखेंगे। तो आज सजीव के बारे में जो है क्या क्या लक्षण हैं, विशिष्ट लक्षण हैं, उसको आप लोग याद करके रखिए, तो ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने में आसानी हो। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो और जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक किए, है ना, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी टाइप का और भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।